हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, एक डे से शुरुआत करेंगे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है, इससे रिलेटेड तो हमारे संविधान में भी लिख रखा है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक जो हैं, पार्ट थर्ड में जो रखे गए हैं, उसमें आपको आर्टिकल 23 और 24, ठीक है। 23 किससे रिलेटेड है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। 24 जो है, जो बच्चों से रिलेटेड, यहाँ पे जो हजारस जो फैक्ट्रीज रहती है उसमें काम नहीं करवाना, वो प्रोहिबिट करता है उन सब चीज़ों को, तो उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई है, स्पेशली जो बच्चों की, महिलाओं की इलीगल जो ट्रैफिकिंग की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। तो इसी से रिलेटेड नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 11 जनवरी को। एम क्या रहता है इसका? अवेयरनेस फैलाना, स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम रोक सके, ठीक है। उसके जो विक्टिम्स रहते हैं, इस घटना का जो शिकार हो जाते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना, ताकि उनकी लाइफ जो है वो प्रॉपर वे से फिर से सही ट्रैक पे आ सके, ठीक है। और स्पेशली प्रोटेक्टिंग जो राइट्स है उनके, उनको प्रमोट करना। क्लियर। एंटायर मंथ जो है जनवरी, इसको ये भी डिक्लेयर किया गया है कि नेशनल स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन मंथ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है जनवरी मंथ को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविज़न जो है हमारे संविधान में जो लिखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIIB बोला जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली है हमारे जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अरिजित पटेल जी जो है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बेजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो फॉर्मर हमारे RBI के चेयरमैन, गवर्नर रह चुके अरिजित पटेल जी, अभी हाल ही में ही इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट बीजिंग के जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वहाँ पे। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसके बीजिंग में, चाइना में देखने को मिलेंगे, और ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका मिशन क्या रहता है कि इम्प्रूव करना सोशल एंड इकोनॉमिक जो आउटकम्स निकल के आते हैं, स्पेशली एशिया वाले कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो हमारी कंट्री जो है साउथ एशिया में सिचुएटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है। और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट ही माना जाता है, ठीक है। एम क्या है इसका? कि लोगों को कनेक्ट करना सर्विसेज के लिए, मार्केट के लिए, ठीक है। और इम्पैक्ट जो रहता है लाइफ्स के ऊपर, बिलियंस ऑफ लाइफ्स के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ पे काम किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और अदर प्रोडक्टिव जो सेक्टर्स है उन पे फोकस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिश जो किया गया था बाय दी IIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के तहत इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, और ये फोर्स में आया, यानी कि एंटर किया, यानी कि फोर्स में इसको कब लाया गया? 2015 में लाया गया मल्टीलेटरल ट्रीटी के थ्रू, ठीक है। यानी कि मल्टीलेटरल, बहुत सारे मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट थे इस ट्रीटी का, तो उनके द्वारा साइन किया गया एक एग्रीमेंट, तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर आप लोगों ने याद रखने हैं, कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। और 2016 में ऑपरेशनल में आया, यानी कि इसके द्वारा जो वर्क करना स्टार्ट किया गया 2016 में किया गया, ठीक है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में हुआ। वेरियस ऑर्गन्स भी हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। तो ऑर्गन्स आप लोगों को ये भी ध्यान में रखने हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इसमें काम क्या रहता है? इसमें कंसिस्ट रहते हैं 1 गवर्नर और वन अल्टरनेटिव गवर्नर, जो अपॉइंट किए जाते हैं ईच मेंबर कंट्री के द्वारा। गवर्नर्स और अल्टरनेट जो गवर्नर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे गवर्नर एब्सेंट है, ठीक है, उनके ऑल्टरनेटिव जो दूसरे गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो एट द प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स, क्लियर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें, ये नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करवानी बैंक्स जनरल ऑपरेशंस को, ठीक है, कैसे वर्क करके चलेगा बैंक, उसके बारे में यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है। और ऑल पावर जो है डेलीगेटेड बिड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है।
सीनियर मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करें तो जो AIIB का जो स्टाफ है ये हेडेड करता है, यानी कि इसका स्टाफ जो है इसके एक प्रेसिडेंट रहते हैं, उनके अंडर ये सारे मेंबर्स जो हैं ये काम करते हैं। और ये प्रेसिडेंट जो है ये इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये हेड जो है जैसे प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे इस बैंक के, तो आईआईबी के जो शेयर होल्डर्स हैं इनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इनकी जो टर्म रहती है ये 5 साल की रहती है और ये एलिजिबल रहते हैं री इलेक्शन के लिए भी, ठीक है। अगर बात करूँ इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल की, बैंक जो है ये इस्टेब्लिश जो किया गया इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल जो है उसके थ्रू किया गया। साथ ही साथ सपोर्ट रही प्रेसिडेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑन द बैंक स्ट्रेटजीज के एंड पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके चली जाती हैं, और साथ ही साथ जनरल ऑपरेशन इश्यूज जो हैं देखने को मिलते हैं तो उसके ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाता है। अगर बात करें इस बैंक के बारे में ऑपरेशन में, यानी कि इसके द्वारा वर्क करना कब स्टार्ट किया गया, 2016 में किया गया। 57 फाउंडिंग मेंबर्स रहे इसमें और 37 रीजनल और 20 नॉन रीजनल मेंबर्स यहाँ पे पार्ट रहे जब इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट के टाइम 57 यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स को जब फाउंड किया गया 57 मेंबर्स रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2020 में 103 मेंबर्स यहाँ पे पार्ट बने। अप्रोक्सीमेटली 79% ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है और 65% जो है ग्लोबल जीडीपी यहाँ पे निकल के आती है। अगर बात करें इस बैंक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लोन्स भी है हमारी कंट्री को दिए गए हैं, ठीक है, एनी अदर मेंबर ऑफ द बैंक। चाइना जो है इसका बिगेस्ट जो शेयर होल्डर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। AIBB जो है इसमें फंड जो किया जाता है 28 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस बैंक के द्वारा हमारी कंट्री को फंड किया गया 28 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट इसमें जो लोन दिया गया इस बैंक के द्वारा हमारी कंट्री को 6.7 बिलियन यूएसडी डॉलर दिया गया, यानी कि जो डॉलर है यूएस का। रिसेंटली ही इन्वेस्ट इसको किया गया स्पेशली ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि पब्लिक हेल्थ को हम क्या कर सके, इस इनिशिएटिव को आगे लेके चल सके। स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली, उसको भी टैकल करके चलना है, ठीक है। अक्टूबर 2021 में इंडिया को लोन दिया गया इस बैंक के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, ताकि जो है कोविड-19 वैक्सीन जो है, ठीक है, तो वो हम अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचा सकें, ठीक है। इसके अंडर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी इनिशिएटिव भी चलाया गया। लास्ट ईयर की अगर बात करें 2021 की, बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया 356.67 मिलियन का लोन, ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी स्पेशली चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन डे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके हेडक्वार्टर पहले ही आपको बता दिए हैं, कहाँ पे है, बेजिंग चाइना में है, ठीक है। एम क्या है इसका कि इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स जो रहते हैं एशिया में उसको इम्प्रूव करके चलना, ठीक है। तो आज के टाइम में जो करंटली मेंबर्स है 104 मेंबर्स हैं, इसमें इंक्लूडिंग है 17 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं अराउंड दी वर्ल्ड, ओके। तो 104 टोटल मेंबर्स हैं। फॉर्मेशन इसका कब हुआ, 2015 में फोर्स में आया, बट इसके द्वारा वर्क करना कब स्टार्ट किया गया, 2016 में, याद रखिएगा, ठीक है। रीजन जो है जो सर्व करती है एशिया और ओशियानिया वाला रीजन। मेन ऑर्गन कौन कौन से रहते हैं, मैंने ऑर्गन्स भी आपको करवाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो ट्रीटी के थ्रू इसको ये सब चीज़ें जो है जो साइन की गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किस में अमेंडमेंट किया गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है, अमेंडमेंट जो किया गया था इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में किया गया था। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो डेडलाइन थी नोटिफाई करने की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, ठीक है, तो उसको क्या किया गया है, नोटिफाई की गई है डेडलाइन, ठीक है, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। अभी कंसर्न जो है इससे रिलेटेड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, कि 2 पार्लियामेंट्री कमेटी जो है सेटअप की गई थी, जिसका नाम है कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, लोकसभा में, और राज्यसभा में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेटअप किए गए थे जो गवर्न करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको। इंपॉर्टेंट ये है कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन आखिर है क्या है।
ये कमेटी क्या करती है, स्क्रूटनी करती है चीज़ों की, ठीक है। जो रिपोर्ट वगैरह आती है, ये कोई भी जैसे एक्ट है उसकी स्क्रूटनी की जाती है, ठीक है, रिपोर्ट्स के ऊपर जो हाउस में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और इसमें पावर्स रहती है कि कैसे रेगुलेशंस बनाने, रूल्स बनाने, सब रूल्स बनाने हैं बाय द लॉ एक्सेट्रा, ओके। कन्फर्ड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट। प्रॉपरली जो है चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की जाती हैं, सच जो डेलीगेशंस रहते हैं। कमेटी जो है ये एग्जिस्ट करती है बोथ हाउसेस, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी एग्जिस्ट की जाती है। टोटल इसमें मेंबर्स जो रहते हैं 15 मेंबर्स रहते हैं। मिनिस्टर जो रहते हैं ये पार्ट नहीं रहते, यानी कि इनको नॉमिनेट नहीं किया जाता कमेटी के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है सिटीजनशिप, स्पेशली जो रिलीजन्स हैं, 6 रिलीजन्स जो हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से हमारी कंट्री में आए हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो रिकोगनाइज नहीं की गई है। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी, क्रिश्चियंस को यहाँ पे रिकोगनाइज किया गया है, ठीक है। हाल ही इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो एंटर किए हमारी कंट्री में बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्प्ट की अगर बात करें, मेंबर्स जो है 6 कम्युनिटीज़ के, ठीक है, फ्रॉम एनी क्रिमिनल केस अंडर, ठीक है, जो इलीगल हमारी कंट्री में एंटर किए हैं, फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत जो है वो क्रिमिनल माना जाएगा उस पर्सन को, ठीक है, जो इलीगली हमारी कंट्री में एंटर किया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। 2 एक्ट जो है ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं, फॉरेन एक्ट 1946 का और पासपोर्ट एक्ट 1920 का, ठीक है। स्पेसिफाई पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है, स्पेशली जो एंटर करता है हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से, ठीक है, जैसे तारों के नीचे से जैसे बजरंगी भाईजान आए थे, ठीक है, तो ऐसा मूवी में जो दिखाया गया, ठीक है। विदाउट वीज़ा और परमिट के बिना जो अगर एंटर करेगा हमारी कंट्री में तो उसको इलीगल माना जाएगा, ठीक है। इशू जो है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, स्पेशली असम अकॉर्ड जब हुआ 1985 में, ठीक है। जो इलीगल माइग्रेंट्स आए थे अलग अलग रिलीजन के, ठीक है, कहाँ से, बांग्लादेश से, आफ्टर 25 मार्च 1971, क्योंकि 1971 के आपको वॉर देखने को मिली, ठीक है, तो उसके तहत जो है माइग्रेट होकर हमारी कंट्री में आए थे असम में, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो है इशू उठाया जाता है। अप्रोक्स अगर देखें तो 20 मिलियन इलीगल जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं असम में आए। इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है हमारे फंडामेंटल राइट का, जो पार्ट 3 में रखे गए हैं, ठीक है, 12 से 35 तक, उसमें ही आपको आर्टिकल 14 देखने को मिलता है, जो बात करता है, गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी की, और ये एप्लीकेबल है, स्पेशली एप्लीकेबल है ये सिटीजन और फॉरेनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को भी ये दर्शाता है, जो हमारे प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म एक समान है हमारी कंट्री में, ठीक है, ऐसा संविधान में मेंशन किया गया है, प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को क्यों बाहर रखा गया है इसमें, ठीक है। तो इंडिया जो है सेवरल अदर रिफ्यूजीज़ है हमारी कंट्री में, जैसे तमिल्स जो है श्रीलंका से आए हैं, ठीक है, जैसे हिंदू जो है रोहिंग्या जो है फ्रॉम जैसे आप बोल सकते हैं म्यांमार से आए हैं, ठीक है, मुस्लिम्स जो हैं, तो ये जो है कवर नहीं किए गए हैं इस एक्ट के अंडर। तो रोहिंग्या के बारे में हम देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इशू भी कई ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज इसको किया जाता है, ठीक है। जो रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है ये म्यांमार के रखीन स्टेट से निकल के आई है, ठीक है, रखीन वाला जो एरिया है। तो अलग अलग कंट्री में जो है रोहिंग्यास जो है अलग अलग कंट्री में गए, माइग्रेंट हो गए, हमारी कंट्री में भी अप्रोक्स 10,000 जो रोहिंग्या कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा एंटर किया गया, और साथ ही साथ कई ऐसी मतलब इनकी पॉपुलेशन थी रोहिंग्या कम्युनिटीज़ की, जो बांग्लादेश के भाषण 4 जो आइलैंड है वहाँ पे सिचुएटेड थी। और ये आइलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है, तो ये कभी भी डूब सकता है, तो इसलिए इसका क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिटगोंग जो पोर्ट है, ठीक है, मोर देन जो है 6,88,000 रोहिंग्यास जो हैं, ठीक है, वो माइग्रेंट होके अलग अलग कंट्रीज़ में गए, ठीक है, जैसे बांग्लादेश में भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करूँ तो हमारी जो कंट्री रही है एक समृद्ध सभ्यता रही है, इसलिए
उन लोगों की रक्षा करने का एक नया प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, जो अलग अलग जो जैसे मुस्लिम्स जो हैं, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, ठीक है, जो बांग्लादेश से हमारी कंट्री में आए हैं, तो उनकी रक्षा करना हम लोगों का क्या है, धर्म है, ठीक है, धर्म भी आप बोल सकते हैं, हमारी ड्यूटी भी है, ठीक है। तो जिन पर जो रहता है हमारे देश जो है, हमारे देश के आसपास जो अनदर कंट्रीज़ है, जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, उन पर भी मुकदमा चलाया जाता है। हालाँकि तरीके जो है संविधान की भावना के अनुसार ही होने चाहिए। इस प्रकार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, उनको सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 के नियमों के अत्यंत पारदर्शिता के साथ-साथ अधिसूचित करना चाहिए और सिटीज़नशिप जो अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी जो आशंका है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही जो है सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो असम जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, बांग्लादेश के बारे में हम बात कर रहे थे और म्यांमार ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसको निमास बोलते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि जैसे एडवेंचर से रिलेटेड जो प्रक्रिया रहती है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है इस इंस्टीट्यूट के तहत। तो रिसेंटली ही डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा इंडिया फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन कंडक्ट करवाया जा रहा है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स इन फ्रांस में, ठीक है। तो याद रखिए फ्रांस में हमारी कंट्री के द्वारा ये एडवेंचर स्पोर्ट जो है, ठीक है, माउंटेनियरिंग ये भी ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। पर्टिकुलर रीज़न कहाँ पे है उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। एक्सपीडिशन जो है ये कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है, 2021 में। टीम जो है इसकी पर्टिकुलर टीम जो है, जैसे माउंटेनियरिंग होती है पहाड़ों में, ठीक है, बर्फ़ वाले रीजन में, तो वहाँ पे ट्रैकिंग जो है होगी, ठीक है। तो टीम जो है ये लेड की जाएगी, डायरेक्टर जो रहेंगे निमास के, उनके साथ साथ 12 पीपल जो है यहाँ पे उनके साथ जाएंगे और साथ ही साथ 8 आर्मी पर्सनल जो है और 4 यूथ जो है यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। एक्सपीडिशन टीम जो है इसमें कैरिड आउट होगी ओवर 250 किलोमीटर्स विंटर ट्रैकिंग की जाएगी एल्प्स माउंटेन रेंजेस। एल्प्स माउंटेन रेंजेस कहाँ पे है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें इंक्लूड जो किया गया है टूर डी माउंट ब्लैंक ट्रीक, जो कवर करेगा फ्रेंच, स्विस एंड इटालियन एल्प्स को, ठीक है। ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, इटली वाले रीजन में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स जो है इसके बारे में हम जानेंगे। ये एडवांस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लोकेटेड है वेस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। ऑपरेट करता है ये अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इंस्टीट्यूट जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है स्पेशली लैंड, एयर और वाटर पे, ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का, जो अलग अलग स्पेशली सिविलियंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि इनको भी एक्सपीरियंस मिल सके। एल्प्स की अगर बात करें, एल्प्स जो है ये हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज सिस्टम है स्पेशली एंटायर यूरोप कॉन्टिनेंट में, और ये स्ट्रेच करता है अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर 750, ठीक है, अक्रॉस 8 एल्पाइंस कंट्रीज़ हैं इसमें कवर की जाती हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्पाइंस जो माउंटेन है, इसमें जो कंट्रीज़ जो हैं यानी कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो अल्पाइन कंट्रीज़ हम बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवेनिया एंड स्विट्ज़रलैंड, ओके। यहाँ पे भी आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, एल्प्स जो माउंटेन है कहाँ कहाँ तक फैले हैं। ये अलग अलग कंट्री, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ठीक है, यहाँ पे इटली है और ये एड्रियाटिक सी है, याद रखिएगा, और यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है। एल्प्स माउंटेन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। एल्प्स जो है ये स्मॉल सेगमेंट डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन है जो स्ट्रेस है यानी कि फैली हुई है एटलस माउंटेन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका अक्रॉस दी साउथ सदर्न यूरोप एंड एशिया, ठीक है, बियॉन्ड दी हिमालय। एल्पाइन रीजन जो है एनकम्पासेस करता है 8 यूरोपियन कंट्री जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं, ठीक है। एल्प्स जो है इंटरजोनल माउंटेन सिस्टम है जिसको ओरोबायोमी बोला जाता है, और साथ ही साथ ये बिटवीन है सेंट्रल एंड मेडिटेरियन यूरोप में, ठीक है। और माउंट ब्लैंक जो है ये हाईएस्ट पीक है यहाँ की, थ्रू दे आर नॉट हाई एंड एक्सटेंसिव एज अदर माउंटेन सिस्टम, जो अपलिफ्ट करता है ड्यूरिंग पैलियोजीन एंड नियोजीन पीरियड में, ठीक है, अबाउट 65 मिलियन टू
2.6 मिलियन ईयर्स अगो की यहाँ पे बात हो रही है। और हिमालयस जो है, जो यहाँ पे ग्रेट माउंटेन सिस्टम देखने को मिलता है एशिया में, जैसे एंडीज एंड रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, और रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर मेजर जोग्राफिकल फिनोमिना में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्पाइंस की जो माउंटेन्स हैं, एल्पाइंस जो है एक रिस्ट आइसोलेट एंड वन यूरोपियन रीजन है फ्रॉम अनदर एंड आर द सोर्स ऑफ मैनी ऑफ यूरोपियन मेजर रिवर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। वाटर्स जो है यहाँ से जो एल्प्स माउंटेन से निकल के आता है, ये रीच करता है नॉर्थ मेडिटेरियन एंड एड्रियाटिक एंड ब्लैक सी की तरफ। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्वीट रेवोल्यूशन की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीठी क्रांति। रिसेंटली ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है हमारी कंट्री का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग जो वैन है, ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश विलेज में। हनी मोबाइल प्रोसेसिंग यानी कि हनी से रिलेटेड जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि हनी को प्रोसेस करना, बहुत अलग अलग चीज़ें लेके आनी हनी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वैन जो है यहाँ पे चलाई जाएगी, ठीक है। डोर स्टेप ये इनिशिएटिव रहेगा, लोगों के घरों तक ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कोस्ट जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट कोस्ट जो है उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इनिशिएटिव जो है इसका, ये किसके अंडर रहेगा, स्वीट क्रांति यानी कि स्वीट रेवोल्यूशन के अंडर। बेनिफिट क्या क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है हनी को लेके, प्रोसेसिंग प्लांट्स को लेके, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा पैसा जो है स्मॉल फार्मर्स जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली जो बी कीपर्स रहते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा और अवॉइड करेगा स्पेशली जो हाई ट्रांसपोर्टेशन रेट रहता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट रहती है। प्रोसेसिंग वैन जो है ये रिड्यूस करेगा हनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट स्पेशली बी कीपर्स के लिए, और साथ ही साथ एलिमिनेट किया जाएगा आने वाले टाइम में फॉर अडल्ट्रेशन जो रहता है हनी का। प्रोसेसिंग विल बी जो डोर स्टेप यानी कि जो प्रोडक्ट्स रहेंगे इससे रिलेटेड लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। गवर्नमेंट की जो ये वैन स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगर स्वीट रेवोल्यूशन की बात करें तो ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है हमारी इंडिया का, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो प्रमोट करता है एपीकल्चर को। एपीकल्चर याद रखना है आपको, किससे रिलेटेड है, ये हनी से रिलेटेड है, जिसको बी कीपिंग भी बोला जाता है, और ये बूस्ट करता है स्पेशली स्वीट रेवोल्यूशन को। गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो लॉन्च किया गया था नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020 में, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो वेलफेयर है, इसके मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एम क्या रहता है कि प्रोडक्शन जो है और जो क्वालिटी है हनी की उसको इम्प्रूव करना, और अदर रिलेटेड जो प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं उसको भी जो है मार्केट में लेके आना और लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवाना। डिमांड जो है गुड क्वालिटी हनी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है आज के टाइम में, तो गुड क्वालिटी हनी लेके आना, स्पेशली जो कंसीडर किया जाता है नेचुरली न्यूट्रिशियस जो प्रोडक्ट रहते हैं उसके लिए। अदर जो एपीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे रॉयल जेली, बीस वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे पॉलन्स है, ठीक है, जो हनी से बनाए जाते हैं एक्सटेंसिवली डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, फूड में, ब्रेवरेज में, ब्यूटी एंड अदर प्रोडक्ट्स में भी, ठीक है। मिशन जो हनी मिशन है, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए स्पेशली फार्मर्स और बी कीपर्स के लिए, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ हनी बी कॉलोनीज, ठीक है, आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना बी एनिमीज़ को, एंड डिजीज़ जो रहते हैं उसको कैसे टैकल करके चलना है, प्रॉपर मैनेज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। एपीकल्चर इक्विपमेंट यहाँ पे जो है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हनी एक्सट्रैक्शन एंड वैक्स प्यूरिफिकेशन भी यहाँ पे होगा। हनी मिशन प्रोग्राम ऑल्सो लॉन्च किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा 2017-18 में। बी कीपिंग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, हाई स्किल्ड एंटरप्राइज मॉडल यहाँ पे लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा पर्टिकुलर पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे क्रिएट की गई है, ठीक है, अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये प्लान करता है, प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंप्लीमेंट करता है वेरियस जो प्रोग्राम्स रहते हैं, स्पेशली जो विलेज लेवल पे जो चीज़ें रहती हैं उसको। फंक्शन जो करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंडर यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन फंक्शन करता है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन का नाम है विनय कुमार सक्सेना, फाउंड इसको 1956 में किया गया, ठीक है। तो बेनिफिट अगर देखिए हनी के, जैसे ब्लड शुगर रेगुलेशन, यानी कि जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है। प्रोबायोटिक, ब्यूटी एंड यानी कि हमारी स्किन जो है उसको हेल्दी करने का काम करता है। अगर खांसी वगैरह हो तो उससे इससे ठीक हो जाती है, ठीक है।
यानी कि एक नुस्खे है, आयुर्वेदिक नुस्खे आप बोल सकते हैं। मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है हनी, जो प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिएंट्स, एंटीबैक्टीरियल रहता है, ट्रीट करता है वाउंड्स को, हील बर्न्स जो रहते हैं, रिड्यूस करता है अल्सर अल्सर रहते हैं ना हमारे जो मुंह में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसको भी कम करने का यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च। अभी कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको कहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया है, ये कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ऑलरेडी लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, जो 10 करोड़ यहाँ पे लागत रही इसकी। क्लियर। तो वार्ड्स जो है ऑफ डिफेंस एंड पर्सनल फॉर दी 3 सर्विसेज यहाँ पे जो है इंक्लूड की गई। कल्पना चावला जो हैं ये हमारी कंट्री की, यानी कि वर्ल्ड की, हमारी कंट्री की फर्स्ट वुमेन इंडियन ओरिजिन रही जो स्पेस में गई, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात है तब भी हम ये यूज़ कर सकते हैं इनका नाम भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।